जापान देश जो कि फेमस है उसके एनिमे, लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजीज के वजह से। लेकिन 2007 में इस देश में एक ऐसा क्राइम हुआ कि पूरे जापान देश के साथ ब्रिटेन देश भी हिल गया। यह घटना जितनी दुखद थी, उसका अंजाम देने वाला अपराधी उससे भी ज्यादा शातिर था। उस अपराधी को पकड़ने के लिए जापान देश की पुलिस को पूरे 2.5 साल लग गए और उन्होंने उस अपराधी के पीछे 60 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। फिर भी एक अकेले आदमी ने जापान देश की पुलिस के नाक में दम कर दिया था। उस अपराधी ने अपराध को करने के लिए जो तरीका अपनाया था वो सच होते हुए भी फिल्मी लगता है। तो आखिर क्या है उस अपराधी की कहानी, कत्ल किसका हुआ था और वो पकड़ा कैसे गया, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और उस कातिल के पकड़े जाने के बाद जो सजा उसे कोर्ट ने सुनाई और जेल में रहते हुए कैसे उसने करोड़ों रुपए कमाए, ये सब जानने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। क्राइम स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों को ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी सुननी पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी में 2 किरदार हैं। पहली, लिंडसे एन हॉकर नाम की एक लड़की। लिंडसे का जन्म 30 दिसंबर 1984 में हुआ था। लिंडसे पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए लिंडसे की स्कूलिंग के बाद उनके माँ बाप ने उनका एडमिशन इंग्लैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में कराया था। यहाँ से 2006 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के साथ लिंडसे मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग करती थी। अपनी ग्रेजुएशन के बाद लिंडसे बायो में मास्टर्स करना चाहती थी, लेकिन उन्हें लाइफ में कुछ नया भी करना था, इसीलिए वो जापान देश की एक यूनिवर्सिटी में एज ए इंग्लिश टीचर ज्वाइन करती हैं। अब लिंडसे जापान के टोक्यो शहर में एक किराए के घर में 2 फॉरेनर महिलाओं के साथ रहने लगती हैं। वहाँ लिंडसे के बॉयफ्रेंड और माता पिता इंग्लैंड में ही थे। लिंडसे अपने माता पिता और बॉयफ्रेंड से स्वाइप मेल और फोन से कांटेक्ट करती थी। एक दिन लिंडसे ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन पर बताया कि आज उसकी मुलाकात तत्सुया इतिहाची नाम के एक लड़के से हुई थी। तत्सुया इतिहाची ही इस कहानी का दूसरा मुख्य किरदार है। तत्सुया का जन्म 5 जनवरी 1979 को जापान में ही हुआ था। उसकी माँ एक डेंटिस्ट और पिता शहर के मशहूर डॉक्टर थे। सभी बच्चों के माँ बाप की तरह तत्सुया के भी माँ बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन न लगने के कारण तत्सुया अपना ज्यादातर समय यहाँ वहाँ घूमने फिरने या जिम में लगाता था। उसके माँ बाप से महीने का 50-60 हजार रुपया उसे मिल जाता था और वो इसीलिए कोई जॉब नहीं करता था। और उसने मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली थी। वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट था। एक दिन लिंडसे अपने जॉब से मेट्रो लेकर जब घर जा रही थी तो उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़का उन्हें घूरे जा रहा है। फिर वो लड़का लिंडसे के पास आता है और कहता है कि आप मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं। लिंडसे कहती है कि नहीं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन तत्सुया कहता है कि नहीं, आप ही मुझे इंग्लिश पढ़ाती हो। तत्सुया कहता है कि आप मुझे क्लास में तो इंग्लिश पढ़ाती ही हो, साथ ही साथ क्या आप मुझे प्राइवेट क्लास भी दोगी। तभी लिंडसे समय का हवाला देते हुए उसे कहती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तभी तत्सुया लिंडसे से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि आप मुझे हफ्ते में बस 2 से 3 घंटे क्लास दे दो, इसके बदले में मैं आपको 1 घंटे का $35 दूंगा। यह ऑफर लिंडसे के लिए बहुत ही अच्छा था और वो कहती है कि मैं तुम्हें क्लास तो पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम्हारे या मेरे घर पे नहीं, बल्कि जापान के किसी कैफे में। तत्सुया फौरन मान जाता है। इसके बाद लिंडसे का स्टेशन आ जाता है और वो मेट्रो से उतरकर अपनी साइकिल से घर जाने लगती हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर नोटिस करती हैं कि तत्सुया उनके पीछे पीछे आ रहा है। वो साइकिल तेजी से चलाने लगती है, लेकिन तत्सुया काफी ज्यादा फिट था। वो लिंडसे के पीछे अब दौड़ने लग जाता है। दौड़ते दौड़ते वो लिंडसे के घर तक आ जाता है। तभी लिंडसे वहाँ रुकती है और तत्सुया को कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तत्सुया लिंडसे को बताता है कि मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आया हूँ, शायद मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, इसीलिए आप मुझे माफ कर दें। इस पर लिंडसे कहती हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या आप मुझे सिर्फ 1 गिलास पानी पिला दोगी, उसके बाद मैं फौरन यहाँ से चले जाऊंगा। लिंडसे कुछ देर सोचती हैं और मान जाती हैं। अब तत्सुया पानी पीने के बहाने लिंडसे के घर में घुस जाता है और वहाँ घुसकर वो सबसे पहले देखता है कि लिंडसे की 2 रूममेट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। लिंडसे अपनी रूममेट से कहती हैं कि तत्सुया उनका स्टूडेंट है और तभी लिंडसे पानी लेने चली जाती हैं। अब तत्सुया वहाँ पड़े एक पेपर को लेता है और लिंडसे की रफ ड्राइंग बनाने लग जाता है। उस पर वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी भी लिख देता है। तब तक लिंडसे वहाँ आ जाती हैं। तत्सुया उन्हें वो पेपर देता है और उनसे वादा लेता है कि आप मुझे इंग्लिश क्लासेस देंगी। इसके बाद 24 मार्च 2007 को लिंडसे और तत्सुया टोक्यो शहर के एक बड़े कैफे में मिलते हैं। वहाँ लिंडसे तत्सुया को करीब 1 से 2 घंटा इंग्लिश पढ़ाती हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तब तत्सुया लिंडसे को बताता है कि शायद मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आया हूँ। तत्सुया लिंडसे को बताता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, मैं तुम्हें पैसे वहीं पे कर दूंगा। लिंडसे तत्सुया को कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, लेकिन मैं नीचे ही वेट करूंगी।
तभी दोनों डिसाइड कर एक कैब बुक करते हैं और तत्सुया के घर चले जाते हैं। अब तत्सुया का घर आ जाता है, लेकिन वहाँ तत्सुया लिंडसे से जिद करने लग जाता है कि तुम मेरे घर में चलो, मैं तुम्हें वहाँ पैसे दे दूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद लिंडसे मान जाती हैं और वो टैक्सी ड्राइवर से कहती हैं कि तुम बस कुछ मिनट मेरा वेट करो, मैं तुरंत जाकर अपने पैसे लेकर आती हूँ। अब लिंडसे को जाकर 7 मिनट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आती। कुछ देर वेट करने के बाद टैक्सी ड्राइवर भी बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चले जाता है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है। यहाँ लिंडसे की रूममेट्स भी उसका इंतजार करने लगती हैं और काफी देर तक जब लिंडसे नहीं आती हैं, तब लिंडसे की रूममेट्स फाइनली पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाती हैं। लेकिन अभी तक इस घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, इसीलिए पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है और वो लिंडसे की रूममेट से कहती हैं कि तुम लोग थोड़ा देर इंतजार करो, लिंडसे आ जाएंगी। अब इस घटना को 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन तक लिंडसे का कोई पता नहीं चलता। वहाँ दूसरी तरफ लिंडसे जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, उस स्कूल की प्रिंसिपल भी लिंडसे की माँ बाप को कॉल करती हैं और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताती हैं। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस भी अब लिंडसे की मिसिंग की रिपोर्ट लिख लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस लिंडसे के घर जाती है, उनके रूममेट से पूछताछ करती है और वहीं पुलिस को वो ड्राइंग मिलती है जो तत्सुया ने बना के लिंडसे को दी थी। अब उस ड्राइंग पे तत्सुया का एड्रेस, मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी भी था। तभी पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जहां पुलिस को पता चलता है कि तत्सुया ही वो शख्स था जो आखिरी बार लिंडसे से मिला था। इसीलिए पुलिस तत्सुया की पूरी कुंडली निकाल लेती है और फौरन ही तत्सुया के घर पे जाने के लिए रवाना हो जाती है। अब जापान कानून के हिसाब से जापान पुलिस बिना किसी सबूत के किसी भी इंसान को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती थी। इसीलिए जापान पुलिस सबसे पहले तत्सुया के घर पहुंचती है और वहां पहुंच के देखती है कि तत्सुया के घर का दरवाजा पहले से ही बंद है। लेकिन तत्सुया के पड़ोसियों से जापान पुलिस को ये पता चलता है कि एक दिन पहले तत्सुया के घर से काफी आवाजें आ रही थी, किसी चीज के काटने की या किसी महिला के चिल्लाने की। तभी जापान पुलिस नोटिस करती है कि भले तत्सुया के घर का दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर कोई शख्स अभी भी मौजूद है, क्योंकि अंदर से कुछ ना कुछ आवाज आ ही रही थी। अब जापान पुलिस कॉल करके और बैकअप बुला लेती है। अब तत्सुया के 7 फ्लोर पे 7 पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस नोटिस करती है कि तत्सुया के घर का दरवाजा बहुत ही तेजी से खुला और वहां से तत्सुया बहुत ही जोर से एक पिट्ठू बैग लेकर भागते हुए निकला। पुलिस ने तत्सुया को पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन बाकी पुलिस वालों के पास वॉकी टॉकी ना होने के कारण वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए और तत्सुया वहां से बच निकला। तभी जापान पुलिस तत्सुया के घर में घुसती है और वहां का मुजाहरा करती है। तत्सुया के घर में घुसते ही जापान पुलिस नोटिस करती है कि तत्सुया के घर में सभी सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, फ्लोर पे खून लगा हुआ है। लेकिन जो चीज पुलिस को सबसे ज्यादा चौंका रही थी वो ये थी कि बाथरूम में से बाथटब गायब था। तभी एक पुलिस वाला नोटिस करता है कि बाथटब उसी घर की बैल्कनी पे है। जब पुलिस उस बाथटब के पास जाती है और बाथटब के अंदर पड़ी हुई चीज को देखती है, तब पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस देखती है कि बाथटब के अंदर बहुत सारी मिट्टी, बालू है और उसी के नीचे एक लाश पड़ी हुई है। ये लाश और किसी की नहीं बल्कि लिंडसे एंड हॉकर की ही थी। पुलिस नोटिस करती है कि लिंडसे के जिस्म पे बहुत सारे जख्म हैं। तत्सुया ने लिंडसे के बाल भी काट दिए हैं और साथ ही साथ डीकम्पोजिंग एसिड का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि तत्सुया लिंडसे के शरीर को गायब कर सके। अब सबसे पहले जापान पुलिस तत्सुया को पकड़ने के लिए उसके कई सारे पोस्टर्स अलग अलग शहर में लगा देते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगती। अब 29 मार्च 2007 को पुलिस को तत्सुया के ही घर के पास से एक शॉपिंग ट्रॉली मिलती है जिसमें मिट्टी और बालू लगा होता है, जिसे देखकर पुलिस फौरन समझ जाती है कि इसी शॉपिंग ट्रॉली की मदद से तत्सुया ने मिट्टी और बालू अपने घर में लाई थी। अब लिंडसे के माँ बाप भी अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए जापान आ जाते हैं, लेकिन अभी तक तत्सुया का कोई खबर नहीं था। मीडिया का बहुत ज्यादा दबाव पड़ने के बाद पुलिस अपनी टीम को और बढ़ा देती है। अब तत्सुया के पीछे टोटल 20 पुलिस वाले लग जाते हैं। तभी पुलिस के हाथ एक लीड लगती है। पुलिस को पता चलता है कि तत्सुया टोक्यो के लव होटल में देखा गया है। तभी पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती तत्सुया वहां से फरार हो चुका था। तभी पुलिस समझ जाती है कि तत्सुया बहुत ही ज्यादा शातिर कातिल है और वो उसके बड़े बड़े पोस्टर्स हर मोहल्ले, शहर और गलियों में लगा देती है और तत्सुया की खबर देने वाले को 6 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा कर देती है। लेकिन इससे भी जापान पुलिस के हाथों कोई कामयाबी नहीं लगती। अब देखते ही देखते 2008 आ जाता है, लेकिन जापान पुलिस के हाथों अभी तक कोई कामयाबी नहीं लगी थी। इसीलिए जापान देश की मीडिया, लोग और लिंडसे के माँ बाप रोड पर आ जाते हैं और लिंडसे को जस्टिस दिलाने के लिए आंदोलन करने लग जाते हैं।
और अब इंग्लैंड पुलिस भी जापान पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कहती है। देखते ही देखते अक्टूबर 2008 आ जाता है और जापान गवर्नमेंट इस केस को सॉल्व करने के लिए 140 पुलिस वाले लगा देती है। लेकिन अब तक जापान पुलिस के हाथ में तत्सुया इतिहाची नहीं आया था। इसीलिए अक्टूबर एंड होते होते जापान पुलिस मीडिया के सामने आती है और बोलती है कि तत्सुया इतिहाची ने सुसाइड कर ली है। लेकिन जापान पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उनकी ये बात कोई नहीं मानता और जापान पुलिस की काफी ज्यादा आलोचना भी होने लग जाती है। तभी जापान पुलिस एक बड़ा कदम उठाती है और तत्सुया इतिहाची के बारे में बताने वाले को 6 लाख की जगह पे 60 लाख रुपए देने का इनाम रख देती है। साथ ही साथ वो तत्सुया का लाइफ साइज पोस्टर पूरे जापान में लगा देती है। अब पुलिस की ये मेहनत रंग लाती है। पुलिस को एक डॉक्टर कांटेक्ट करता है और बताता है कि शायद उसने तत्सुया इतिहाची का प्लास्टिक सर्जरी किया है। वो डॉक्टर पुलिस को बताता है कि कुछ दिन पहले तत्सुया इतिहाची की तरह ही दिखने वाला एक लड़का डॉक्टर के पास आता है और उनसे अपने चेहरे को बदलने के लिए कहता है। उस लड़के ने अपनी नाक बड़ी करवाई थी, गाल छोटे करवाए थे, आंखें बदली करवाई थी और साथ ही साथ अपने लिप्स को मोटे करवाए थे। अब डॉक्टर पुलिस को तत्सुया इतिहाची की जो प्लास्टिक सर्जरी की बाद वाली फोटो थी वो पुलिस को दे देते हैं। तभी पुलिस तत्सुया की पहले की लगे सभी बैनर्स हटा देती है और तत्सुया की नई फोटो पूरे शहर में सर्कुलेट कर देती है। और कुछ दिनों के बाद पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल एक मजदूर का था जो पुलिस को बताता है कि मेरी साइड पे तत्सुया की तरह ही दिखने वाला एक लड़का मजदूरी का काम करता है। पुलिस फौरन ही उस साइड पे पहुंचती है और पुलिस को देखते ही तत्सुया वहां से भागने लग जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। पुलिस तत्सुया को 23 दिन तक रिमांड में रखती है और उसकी पूरी कहानी सुनती है। तत्सुया पुलिस को बताता है कि कैसे वो झूठ बोलकर लिंडसे को ट्रेन में मिला, उसे पैसे देने के बहाने अपने घर लेके गया और उसके साथ जबरदस्ती की। लेकिन तत्सुया पुलिस को बताता है कि उसका लिंडसे का मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था और जब वो लिंडसे के साथ जबरदस्ती कर रहा था तब क्योंकि लिंडसे को भी मार्शल आर्ट्स आती थी वो तत्सुया से फाइट करने लगी। अब तत्सुया भी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट था तो वो भी लिंडसे के साथ फाइट करने लगा और इसी फाइट के चलते तत्सुया का हाथ लिंडसे की गर्दन पर लग जाता है और लिंडसे की सांस रुक जाती है। लिंडसे अपने आप को बचाने की कई कोशिशें करती हैं, लेकिन तत्सुया क्योंकि उनसे ज्यादा ताकतवर था तो वो अपनी पूरी जान लगाकर उसका गला दबाता है और उसकी जान ले लेता है। लिंडसे की मरने के बाद लिंडसे की बॉडी को ठिकाने लगाने लग जाता है। सबसे पहले वो लिंडसे के सभी बाल काट देता है और उसे अपने ही घर के बाथटब में डाल देता है। उस बाथटब में वो मिट्टी और बालू डाल देता है। उसके बाद डीकंपोजिंग एसिड डालकर उसके शरीर को नष्ट कर देता है। इसके बाद वो अपने घर से भागने ही वाला था, तभी पुलिस वहां आ जाती है और इसके आगे की कहानी आप जानते ही हैं। अब ये केस जापान के शिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है और वहां तत्सुया का वकील ये दलील देता है कि तत्सुया ने लिंडसे की जान गलती से ली है, इसीलिए उसे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए बल्कि उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। वहां दूसरी तरफ लिंडसे का वकील कहता है कि तत्सुया के ऊपर रेप, किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए और तत्सुया को फांसी होनी चाहिए। लेकिन चौंकाने की बात तो ये है कि कोर्ट तत्सुया के वकील की बात सुनती है और तत्सुया को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए ये कहती है कि अभी तत्सुया की उम्र केवल 32 साल है और वो भविष्य में सुधर भी सकता है। लेकिन क्या भविष्य सिर्फ तत्सुया का है? क्या भविष्य 22 साल की लिंडसे हॉकर का नहीं था? क्या उसकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं था? इस फैसले के बाद जापान कोर्ट पे भी कई सवाल उठे, लेकिन तत्सुया को उम्र कैद की ही सजा मिली। अब तत्सुया जेल में जाता है और वहाँ जाकर एक बुक लिखता है। वो बुक में वो बताता है कि कैसे वो लिंडसे हॉकर से मिला, कैसे उसने उसे झूठ कहा और उसे इंग्लिश क्लासेस पढ़ाने के लिए कहा, उससे मिलने के बहाने करने लगा, उसके घर गया, उसकी फोटो बनाई और साथ ही साथ बाकी कहानी। तत्सुया ने बताया कि कैसे वो झूठ बोल के उसे अपने घर लेके जाता है और उसका मर्डर करता है। रिलीज होने के कुछ ही समय के बाद ये बुक पूरे जापान में वायरल हो जाती है। हर कोई इस बुक को खरीदता है और पढ़ता है। इसी वजह से जेल में रहते हुए तत्सुया करोड़ों रुपए कमा लेता है और जेल में काफी आराम की जिंदगी जीने लग जाता है। कुछ सालों के बाद इस घटना पर जापान में एक मूवी भी बनती है। वो मूवी भी ब्लॉकबस्टर होती है। खैर, अगर वर्तमान की बात करें तो अभी भी तत्सुया जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है और लिंडसे के माँ बाप अभी भी ये मानते हैं कि उन्हें पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिला है। जापान कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना अगर आप पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। आप लोग इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।